आज हम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नामक पाठ में अगले हिस्से में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क है सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर वह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कही ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है इसके लिए उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन तर्कों को विद्वानों ने सत्ता की हिस्सेदारी के संदर्भ में दो कारक प्रमुख बताए, एक युक्तिपरक कारक और दूसरा नैतिक कारक की विवेचना की है। युक्तिपरक कारक आधारित कारक सख्त विभाजन से प्राप्त होने वाले लाभदायक परिणामों पर बल देते हैं, जबकि नैतिक कारक वास्तविक सख्त विभाजन की योग्यता पर बल देते हैं। इन कारकों के मैं थोड़ा संक्षेप में बोल रहा हूँ। युक्तिपरक कारक भारत में धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर विविधताएं देखने को मिलती है। भाषा, धर्म, संप्रदाय तथा जाति के आधार पर अनेक प्रकार के समूहों का निर्माण होता है और भारत में इन समूहों की सत्ता में हिस्सेदारी इसलिए लाभदायक है क्योंकि ये सामाजिक स्तर पर पारस्परिक संघर्ष और विभिन्न सामाजिक समूहों में संभावित संघर्षों की संभावना को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगला सामाजिक संकाय हिस्सा तथा संघर्ष की भावना को प्रेरित करते हैं। परिणाम स्वरूप राष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि होती है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की भावनाओं तथा इच्छाओं का सम्मान करना परम आवश्यक है। यदि बहुसंख्यक वर्ग अपने विचारों को अल्पसंख्यकों पर बलपूर्वक अगर थोपने का प्रयास करेगा तो राजकीय एकता तथा अखंडता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि बहुसंख्यक समुदाय स्वेच्छाचारितापूर्ण तरीके से निर्णय लेता है तो यह अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध होने के साथ बहुसंख्यक वर्ग के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। यदि संविधान निर्माण करते समय भारत में हिंदी भाषा को सभी भारतीय भाषाओं पर उनकी इच्छा के विरुद्ध थोप दिया जाता तथा अंग्रेजी भाषा को सहकारी भाषा के रूप में नहीं अपनाया जाता अथवा तीनों भाषाई सूत्र को विद्यालय में लागू नहीं किया जाता तो संपूर्ण देश में परस्पर घृणा, असहयोग और हिंसात्मक आंदोलन का प्रादुर्भाव हो सकता था। इसी प्रकार से नैतिक कारक, दूसरा कारक जो पहला युक्तिपरक कारक था, दूसरा था नैतिक कारक। अब लोकतंत्र आदर्श रूप से में एक नैतिक अवधारणा है। यह सहमति का शासन है और यह इस तथ्य पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों और निर्णयों को बलपूर्वक किसी के ऊपर थोप नहीं सकता है। लोकतंत्र बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों की सत्ता में सहभागिता को मान्यता प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व तथा न्याय जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। लोकतंत्र की आत्मा
सत्ता एवं शक्ति के विभाजन तथा भागीदारी में निहित है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सत्तारूढ़ व्यक्तियों के निर्णयों तथा कार्यों से सामान्य जनता भी प्रभावित होती है। अतः लोकतंत्र इस बात पर बल देता है कि सत्तारूढ़ व्यक्ति सामान्य जनता से यह राय अवश्य लें कि वह किस प्रकार से शासित होना चाहती है। इसी प्रकार से सत्ता में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है। आगे इसमें अगला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप। मानी सत्ता में जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, जो सत्ताधारी माने किस प्रकार से शासन सत्ता में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया और इस विचार से आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी को प्रमुख रूपों में बांटा गया। जैसे पहला है इसमें कि सत्ता की जो शासन सत्ता है, शासन के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी। यानी तीनों अंग है कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका जिसे कहते, और न्यायपालिका। इन तीनों का शासन में समन्वय। शासन के इन तीनों अंगों में सत्ता की साझेदारी होती है और ये तीनों अंग के अपने अपने अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। कार्यों एवं सत्ता के विभाजन से लोकतंत्र का सफल संचालन संभव हो जाता है। जैसे विधायिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और जबकि न्यायपालिका कानून के उल्लंघन करने वाले को दंड देती है। दूसरा रूप है जातीय, नस्लीय अथवा भाषाई समूह में सत्ता की साझेदारी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी में जातीय अथवा भाषीय समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में जब प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पर और मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल का मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है तो वो राष्ट्र के सभी धर्मों, वर्गों, जातियों, भाषाओं और लिंगों को अपनी मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। उदाहरण के लिए बेल्जियम में नेतागण शासन की सत्ता को विभिन्न 3 भाषाई समूह में विभाजित करते हैं। बेल्जियम के संविधान में यह भी व्यवस्था है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होगी। इसी प्रकार अपनी संस्कृति और भाषाओं को बचाने तथा शिक्षा एवं रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे में बंटवारे की मांग रखी। कुछ विशेष कानूनों के निर्माण के लिए प्रत्येक जातीय समूह के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था इस ओर संकेत करती है कि कोई भी जातीय अथवा भाषाई समूह स्वेच्छाचारितापूर्ण तरीके से निर्णय नहीं ले सकता। अतः सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि सत्ता की साझेदारी जनतंत्र की आत्मा है। अगला तीसरा आता है इसमें जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी। जन सामान्य अप्रत्यक्ष रूप से यद्यपि सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की गतिविधियों में भाग लेती है, परंतु जैसे स्विट्जरलैंड जैसे अनेक राष्ट्रों में जनमत संग्रह, लोक निर्णय, आरंभक या रिकॉल जैसी प्रक्रियाओं को अपनाकर जनता ने प्रत्यक्ष रूप से भी शासन सत्ता में अपनी साझेदारी सुनिश्चित कर ली है। लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता होती है। नीतियों तथा निर्णयों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए शासन सत्ता में जनता की भागीदारी होना आवश्यक है। अगला है इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह अथवा हित समूह में सत्ता की साझेदारी। ये अगला बिंदु है इसमें कि सरकार
के निर्माण में राजनीतिक दलों अथवा दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक शक्ति तथा सत्ता को नियोजित किया जाता है जिससे लोक कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि हो सके और लोकतंत्र में सत्ताधारी दल शासन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का भोग करता है। लोकतंत्र में जहां सत्ताधारी दल की विशिष्ट स्थिति एवं भूमिका होती है, वहीं विरोधी दल की भी सत्ता में विभिन्न अवसरों पर प्रमुख भूमिका होती है। जब एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब विभिन्न दलों की मिलीजुली, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं, सरकार का गठन करते हैं। दबाव अथवा हित समूह द्वारा आंदोलन, प्रदर्शनों और सत्याग्रहों और हड़तालों द्वारा अपने हितों की पूर्ति की जाती है और ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए शासन स्तर पर निरंतर दबाव बनाए रखते हैं। इसमें दबाव समूह और हित समूह, दबाव समूह या हित समूह आया। ये छोटे छोटे राजनीतिक दल होते हैं जो अपने हितों की पूर्ति के लिए कभी कभी किसी राजनीतिक दल का सहयोग करते हैं और बाद में जीतने पर उन पर दबाव डालकर अपने हितों को मनवाने का कार्य करते हैं। इसके लिए वह आंदोलन भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं। इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी के जो विभिन्न रूप मैंने आपके सामने बताए, इनका और इसमें आगे आता है, जैसे पिछले में एक शब्द आया था गृह युद्ध। गृह युद्ध, ये गृह युद्ध क्या है? जब एक ही देश में भाषा, संप्रदाय, जाति, नस्ल हो सकती है अथवा क्षेत्र के आधार पर निर्मित समूह आपस में हिंसात्मक संघर्ष यानी युद्ध करते हैं, तो वो युद्ध को गृह युद्ध की संज्ञा प्रदान की जाती है। एक शब्द आया इसमें लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा होती है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। एक शब्द है पंचायती राज व्यवस्था। ये पंचायती जो राज व्यवस्था है, ये 3 स्तरों पर लागू होती है, ग्राम, क्षेत्र और जिला स्तर पर। ये छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के स्तर पर। और एक है शक्तियों का विभाजन, यानी शासन सत्ता में शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का विभाजन 3 रूपों में होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये तीनों सूची, संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों को है। हाँ, कभी अगर केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच किसी कानून को बनाने के बाद अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता दी जाती है। इस प्रकार से आज इस पाठ पूर्ण हुआ।